अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 51 स्टार्ट करते हैं जी, कैफ 1 FAR 1 का। माजरत ये जो कुछ लिख दिया है मैंने, बेसिकली आज थोड़ा सा हमारी रिकॉर्डिंग के अंदर एक डिले आ गया था। माइक का कोई इशू आ रहा था, जिस वजह से कोई तकरीबन आधा घंटा आप लोगों की बदुआओं से या दुआओं से जो भी कहूँ वो लेट हो गया है। ठीक है जी। अब मेरे पास तकरीबन कोई 45-50 मिनट्स हैं जिसमें मैं आपको रिकॉर्डिंग जो है वो भेज रहा हूँ। पहले भी बच्चों को कह ही रहा था कि नया टॉपिक शुरू करना है आज, लेकिन जो क्वेश्चन होगा उसका वो कल ही करेंगे। लेकिन अब देखें उसमें भी नए टॉपिक में भी बहुत थोड़ी सी बात शायद हो सके, तो बहरहाल जितनी बात हो सकती है अगले 45-50 मिनट्स में वो कर लेते हैं इंशाल्लाह। तो ये जो मैंने नोट किया ये कुछ भी नहीं है, मैंने 15 और 16 होमवर्क के अंदर दिए हुए थे, सिब्बी और उससे अगला जीटा। तो मैंने बच्चों आप लोगों से ये कहा था कि इसको होमवर्क में कर लेना है। तो ये दो बच्चे जो मेरे पास बैठे हैं इन्होंने ये क्वेश्चंस किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में इन्होंने एडजस्टमेंट 3 की बात की है और क्वेश्चन नंबर 14 में इन्होंने एडजस्टमेंट 1 की बात की है। तो मैंने कहा चलें रिकॉर्डिंग के ऑन होते तक मैं जो है वो थोड़ा सा इसको नोट कर लूँ। ठीक है, सिंपल सी एडजस्टमेंट है ये भी। बेसिकली वो कहता है एन आइटम वॉज इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री एट इट्स कॉस्ट ऑफ 94,000। ड्यू टू लोअर डिमांड इट हैड ए नेट रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ 81,000। देखें, इन्वेंट्री में शामिल है, इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री का मतलब बिका नहीं है, पड़ा है, तभी तो NRV चेक कर रहे हैं हम। ठीक है, अगर पड़ा है तो इसका मतलब ये इसकी एंट्री हुई होगी, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट जितनी भी अमाउंट होगी, और यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट के अंदर सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग, ये वाली फिगर, सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। वो कह रहा है इस फिगर में एक चीज़ पड़ी है जो कितने पे पड़ी है, 94 में। यानी कि स्टॉक के अंदर एक तो 94 पड़ा हुआ है और दूसरा काफ़ी सारा और स्टॉक भी होगा जो उसने हमें बताया नहीं है। अब वो इस 94 के बारे में कहता है कि इस 94 की NRV 81 है। अब आपको पता है IS 2 का रूल कि स्टॉक इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। इसका मतलब वैल्यू यानी बैलेंस शीट के अंदर इसको 81 पे नजर आना चाहिए, ना कि 94 पे। कंक्लूडेड? बात समझ आती है? और भाई बोलो, 81 पे आना चाहिए या 94 पे? 81 पे नजर आना चाहिए। अब मुझे बताओ ये इसमें शामिल कितने पे है? यानी क्लोजिंग स्टॉक में कुछ ज्यादा पड़ा है। अगर हम इसकी एडजस्टमेंट करना चाहें तो हमें क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना पड़ेगा, कम। हमें 94 से 81 पे लाना है स्टॉक को, क्लोजिंग स्टॉक को 94 से 81 पे लाना है। कितना फर्क बनता है? 13 से हमने क्लोजिंग स्टॉक को डिक्रीज करना है। अब क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज हो तो स्टॉक बोलो स्टॉक क्रेडिट 13 से दूसरा इंपैक्ट किसको दे दोगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स को। ये रेक्टिफाइंग एंट्री, ओरिजिनल कर नहीं सकते थे हम। कितना स्टॉक था असल में जिसमें ये 94 पे था? करना चाहो तो कर लो, सिर्फ 94 से करना। फिर आप एंट्री करोगे स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट 94, होना ये चाहिए था कि होता स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट 81 से। रॉन्ग क्या हुआ पड़ा है, 94 से। रेक्टिफाइंग एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ा लो और स्टॉक को कम कर लो, लेकिन इतना कौन सोचे। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हो गई इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री। अब देखते हैं सवाल में रिक्वायरमेंट क्या थी। रिक्वायरमेंट है जनाब, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू करेक्ट अबव एंट्रीज। ये दो जर्नल एंट्रीज करेक्टिंग एंट्री आ गई। दूसरा, कंप्यूट करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट में ये कॉस्ट ऑफ सेल हिट करेगी। मैंने आपको कहा था भाई ये क्लोजिंग स्टॉक है, नहीं तो बैलेंस शीट का आइटम है ना, तो डबल क्यों सोचे, हम डबल नहीं सोचेंगे हम, मैंने ये बहरहाल बाद में कह भी दिया था। ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ सेल क्या है, एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस को, ये डेबिट हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में अगर एक्सपेंस डेबिट हो रहा है मतलब बढ़ रहा है, तो एक्सपेंस का बढ़ना प्रॉफिट को कम कर देगा। तो ये एडजस्टमेंट नंबर 3 जो है इससे जीपी ने 13 से कम होना था। चेक कर लें सोल्यूशन और बताएं ओके है, तो फिर आगे चलते हैं। और किसी एडजस्टमेंट में कोई इस सवाल में मसला आया हो? अच्छा चलें, कोई बात नहीं, घर पे बैठे हुए बच्चे जो हैं उनको कोई मसला आया है तो वो कल आके भी पूछ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 16 में बच्चों ने कहा कि हमें जीटा ट्रेडर्स के अंदर मसला आया है एडजस्टमेंट नंबर 1 में। मसला तो नहीं था, खैर इन्होंने ये कहा है कि जी थोड़ा सा परेशान हुए लेकिन हो गया था फिर। तो मैंने कहा चलो जो थोड़ा सा परेशान हुए हैं, क्योंकि इंट्रो का पढ़ा हुआ ज़रा भूला होता है, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, 5-7 मिनट की बात है। ठीक है।
ट्रेड रिसीवेबल्स एट 30 जून 19, 2500 के रिसीवेबल्स पड़े हैं 30 जून 19 पे। और रिक्वायरमेंट क्या, देखो रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर द ईयर 30 जून 19 और करेक्ट करो प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट को करेक्ट कराता है, ठीक है ना। तो रिसेंट सवाल हमने सारे कर लिए, इससे ज़्यादा सवाल करने की जरूरत नहीं है, बहुत पुराने सवाल हैं, कोई इतनी खास जरूरत नहीं है उनको करने की। मेन सवाल जो तगड़े सवाल थे वो हमने कर डाले हैं, इन्हीं के अंदर मैक्सिमम चीज़ें वैसे ही कवर हो गई हैं ठीक है ना। तो 14, 15, 16, 14 भी किया हमने, 13 भी किया गालिबन, 13, 14, 15 और ये 16वां भी अब कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद 17वां आज होमवर्क में इंशाल्लाह दे दूंगा नलतर वाला, वो भी रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो मोर देन एनफ है, 6 दिन, 6.5वां दिन समझो ये लग रहा था। वैसे तो मैंने ये 15-20 मिनट ही लगाने थे, लेकिन अब माजरत के साथ, खैर माजरत के आप तो खुश हो रहे होंगे, अच्छा है नया टॉपिक, कल हम खुद होंगे सामने तो शुरू होगा, तो ठीक है। थोड़ी बहुत बात तो मेरे पास जितना टाइम है वो तो जितनी बात हो जाए वही फायदे में है, जो टाइम जो है वो इस्तेमाल हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, क्लोजिंग डेटर्स है, क्या है क्लोजिंग डेटर्स, और ये क्या है क्लोजिंग प्रोविजन, और ये जो बैलेंस शीट में जाने वाली फिगर है 30 जून पर ही ये फिगर्स गिवन है, और 30 जून की ही हमसे उसने, ये हमारा साल भी यही है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर 30 जून आर अंडर प्रिपरेशन, 30 जून 19 की इसी साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर प्रिपरेशन है। तो ये क्लोजिंग बैलेंस है। कहता है इट वॉज नोटेड, पता लगा ट्रेड रिसीवेबल्स के बारे में, एन ओल्ड आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ 2500 विच वॉज रिटर्न ऑफ प्रीवियसली, ओरिजिनल एंट्री को छोड़ो, ये जो पुरानी बात है 2.5 लाख को हमने राइट ऑफ कर दिया था, हमने एंट्री उसकी कर ली थी बैड डेट रिटर्न ऑफ, जो कि प्रोविजन में हम करते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बैड डेट रिटर्न ऑफ की वजह से डेबिट हुआ था, और डेटर्स को क्या कर दिया था, क्रेडिट 250 से। ये पुरानी बात है, पुरानी बात जब हुआ था किसी साल में, मुझे नहीं पता। उसके बाद वो कहता है वॉज सेटल्ड ड्यूरिंग 20% ड्यूरिंग द ईयर एट 20% डिस्काउंट। वो बंदा आया, उसने कहा यार देखो मैं भागा नहीं था, बस हालात बुरे हो गए थे, लेकिन मुझे पता है कर्ज तो शहीद को भी माफ़ नहीं है, तो 250 बनता था, आप मुझे कुछ छोड़ दें, 200 मेरे पास इस वक्त है। कितना बनता है 80%, 200 ही बनता है ना, 200 मेरे पास है, तो आप ऐसा करो काइंडली आप ये 200 रख लो, ठीक है जी। और हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जी बैड डेट रिकवरी इनकम हो गया आपको, कि डिस्काउंट एक्सपेंसिव बनता ना, डेटर को 250 से क्रेडिट करते, कैश को 200 से डेबिट करते और 50 का डिस्काउंट लेते, ये तो हो ही नहीं सकता। डेटर तो 250 से क्रेडिट हो चुका, और सारे का सारा एक्सपेंस वो चाहे 250 को 250 ही चला गया था ना उधर, कहाँ पे, एक्सपेंस में, बैड डेट के नाम से। अब जब उसमें से 200 आ गया तो इसको इनकम बना रहे हैं, तो फिर 50 एक्सपेंस वाली साइड पे पड़ा रह गया पीछे, बस ठीक है, बात समझे हो। तो ये थी ओरिजिनल एंट्री, ये तो पुरानी बात है ना, ये तो ऐसे ही मैंने आपको समझाने के लिए किया, ठीक है ना। लेकिन ये एंट्री है जो होनी चाहिए थी, ठीक है ना। बल्कि यहाँ क्या, इधर मैंने की तो हुई है, अभी जब क्लास स्टार्ट नहीं हुई थी। ओरिजिनल एंट्री कैश डेबिट बैड डेट रिकवरी इनकम क्रेडिट होना चाहिए था 200 से, लेकिन गलती से उसने क्या किया, द अमाउंट रिसीव्ड वाज क्रेडिटेड टू ट्रेड रिसीवेबल्स, वही गलती जो आमतौर पे करता है। तो सही करने के लिए डेटर डेबिट बैड डेट रिकवरी इनकम क्रेडिट कर देंगे। अब डेटर को हिट लग गई रेक्टिफाइंग एंट्री में, तो ये डेटर्स जो हैं ये फिर अनएडजस्टेड है, मतलब क्लियर हो गया। और अगर ये अनएडजस्टेड है तो ये क्लोजिंग प्रोविजन भी अनएडजस्टेड है, क्योंकि डेटर ने हिलना है तो प्रोविजन ने भी हिलना है, ये पहले पुराने डेटर्स की बेस पे निकली हुई है, ठीक है। अब इस रेक्टिफाइंग एंट्री को हमने डेटर्स को कहा तुम अनएडजस्टेड हो, चलो आ जाओ दोबारा, 2500 रीओपन कर लिया, और इस एंट्री ने डेटर को किया 200 से डेबिट और बैड डेट रिकवरी इनकम क्रेडिट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या हुआ, कहते हैं जी परचेज रिटर्न थी 500 की, वो मिस्टेकनली डेबिट कर दी डेटर्स में, यानी एंट्री ऑन दी क्रेडिटर डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट, गलती से करके डेटर डेबिट, जिसके बारे में खामोश है वो सही अज्यूम करते हैं, परचेज रिटर्न क्रेडिट, रेक्टिफाइंग एंट्री में क्रेडिटर डेबिट डेटर। अब हमें मकसद इस वक्त किससे है, रेक्टिफाइंग एंट्री का डेटर को डेबिट होना या रेक्टिफाइंग एंट्री के डेटर का क्रेडिट होना, तो डेटर क्रेडिट 500, ठीक हो गया। थर्ड एंट्री है राणा एंड सन्स हैविंग अ बैलेंस ऑफ 80 ड्यू फॉर मोर देन 1 ईयर was declared bankrupt and its balance needs to be written off, ठीक है जी। तो 80 रुपए से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये क्या है, बैड डेट रिटर्न ऑफ है, सही है ना, बैड डेट रिटर्न ऑफ है ये, जिसकी एंट्री डायरेक्ट प्रोविजन में कर देते हैं। तो बैड डेट रिटर्न ऑफ डेबिट, प्रोविजन डेबिट और डेटर क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, कर लो। अब प्रोविजन को भी हमने कह दिया अनएडजस्टेड और रीओपन कर लिया, ठीक है। अब ये एंट्री पड़ी प्रोविजन डेबिट
और बैड डेट रिटर्न ऑफ डेटर्स में क्रेडिट। ठीक है जी, ये तीसरी एंट्री हमारी ये वाली एंट्री आ गई, प्रोविजन में भी आ गई और यहां पर डेटर्स में आ गई, ये डबल एंट्री हमें नजर आ रही है। क्लियर है ये बात? डन हो गया? बताओ जरा एडजस्टेड बैलेंस कितना है अब? 2120 के डेटर्स एडजस्टेड है। अब इन पे प्रोविजन निकलनी चाहिए, तो मैंने कहा जी टोटल जो है ना 2120 थे। ठीक है जी, अब पुराना सवाल ही होता बेसिक वाला ही, ठीक है, तो इसके अंदर प्रोविजन लग जाती। वैसे इस तरह का सवाल आना जरूरी मेरा नहीं ख्याल के आना चाहिए, क्योंकि स्पेसिफिक प्रोविजन अब टेस्ट नहीं कर सकता हो। लेकिन चलो अब ये सवाल तो पढ़ा है ना, जब पढ़ा है तो फिर देख लो, कोई मसला नहीं है, आई की किताब में पढ़ा हुआ। ठीक है, तो मुश्किल भी नहीं है। हम क्लोजिंग डेटर्स पे 2120 पे लगा देते प्रोविजन का रेट, लेकिन उसने साथ ही क्या कहा, ZT मेंटेन करते हैं प्रोविजन एट 25% ऑफ बैलेंस आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ एट 30 जून सच बैलेंसेज आर एग्रीगेटेड एट 600, जिसमें के राणा एंड सन शामिल नहीं है। मतलब कहने का ये कि क्लोजिंग के ऊपर प्रोविजन लगानी है ना, तो इसमें 600 पड़ा है जिसमें राणा एंड सन्स नहीं पड़ा। हमने कहा इसमें वैसे ही राणा एंड सन्स नहीं पड़ा हुआ, 80 हमने भी निकाला हुआ। ठीक है, तो इस 21-20 में से 600 के ऊपर कितने परसेंट लगा दो, वो कहते हैं 25%। 25% ऑफ द बैलेंस जो है वो डाउटफुल है। कितना बना? 150। और जो रिमेनिंग डेटर्स हैं, रिमेनिंग डेटर्स कितने बचते हैं? 1520। वो कहते हैं रिमेनिंग के ऊपर 5% लगा दो, तो 5% लगाया आपने 76। टोटल प्रोविजन कितनी आ गई? 226। ये 226 यहां पर आ गया क्लोजिंग। अब इधर देखो, इधर देखो, 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 अगर बैलेंसिंग आता है इस तरफ तो हम कहेंगे प्रोविजन क्रेडिट, ये रेक्टिफाइंग एंट्री आएगी। ठीक है ना, प्रोविजन क्रेडिट बैड डेट, ये प्रोविजन क्रेडिट और बैड डेट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट। और अगर इस तरफ बैलेंस आ गया तो कहेंगे प्रोविजन डेबिट, बैड डेट एक्सपेंस जो है प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट। अब चेक करो किस तरफ आ रहा है बैलेंस, इस तरफ ही आ रहा है। कितना आ रहा है? बैड डेट एक्सपेंस, बैड डेट एक्सपेंस बैलेंसिंग जो कहां जाना है? प्रॉफिट एंड लॉस में। कितना? 94। तो एक देखो, ये 4 एंट्रीज बन रही थी इस एडजस्टमेंट में से। ठीक है, पहली एंट्री रेक्टिफाइंग एंट्री, दूसरी एंट्री ये, तीसरी एंट्री ये, और चौथी एंट्री ये पड़ी है। अब मैं इसको ये करने की पास मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहीं पर लिख रहा हूं। ठीक है, चौथी एंट्री क्या हो रही है? प्रोविजन डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट, और बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। ठीक है, डन जी। ओके, कुछ नोट तो नहीं करना? मिटा दूं? जी, तो क्लास वर्क में हमने करेक्शन ऑफ एरर में पास्ट पेपर 15 की एडजस्टमेंट 3 डिस्कस कर ली है, पास्ट पेपर 16 के अंदर एडजस्टमेंट 1 कर ली है। थोड़ी सी रिवीजन क्विकली कर लेते हैं ऑफ एक्रूअल्स। ठीक है जी, और उसके बाद स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, अगर टाइम बचा तो। ठीक है, और उसमें भी कोई सवाल नहीं करवाऊंगा, टेंशन ना लें। बेसिक सी 2-3 बातें हैं, दिल है उनमें से कोई एक कर दूं। जैसे इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल एक आसान सा कॉन्सेप्ट है, तो वो देखते हैं, अगर इसको शुरू कर पाए तो क्या कर लेंगे। फिलहाल तो हमने ये दोनों काम कर लिए। ठीक है जी, करेक्शन रिवीजन ऑफ एक्रूवल्स एक सवाल करवाऊंगा, वो ही हैंड आउट याद होगा आपको। हैंड आउट आप तक पहुंच भी चुका हुआ है ना?
ये हैंड आउट आप तक पहुंच गया था, उस दिन हमने इसकी रिवीजन नहीं की थी, याद आ रहा है जी कुछ? ये हैंड आउट आप तक पहुंचा हुआ है, नहीं पहुंचा हुआ जी? जिसमें BRS बनी हुई थी हमारी, नहीं पहुंचा हुआ तो आज पहुंच जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। जब हमने मिंट मार्ट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था टेस्ट 5 का, और सिब्बी सॉल्व नहीं कर पाए थे, लेकिन सिब्बी होमवर्क में चला गया था, ये नीचे कैरी डाउन हो गया था, ठीक है। इसको सही चेंज तो करना है मैंने। ये रिवीजन ऑफ एक्रूअल एंड प्री पेमेंट्स जो है, ये सवाल हमने करने हैं, करें। ये 3 सवाल हैं, इनमें से कोई एक बता दें अपनी मर्जी का, वो मैं करवा देता हूँ, बाकी 2 आप कर लीजिएगा। 4 हैं, बल्कि मैं खुद देखता हूँ। एडवांस में आता है फरवरी को, हाँ एक तो 1 कर लेते हैं, इसमें प्री पेमेंट आ जाएगी, फिर नहीं उसमें भी एडवांस ही निकलना है यार, तो एक जैसे सवाल हो जाएंगे। 4 आपका होमवर्क है। ये भी एडवांस है, तो बहरहाल क्वेश्चन नंबर 1 मैं करवा देता हूँ, और क्वेश्चन नंबर 3 मैं करवा देता हूँ, 2 और 5 आपका होमवर्क हो जाएगी, ठीक है। करें शुरू। 1, कासिम एक्वायर्ड अ शॉप ऑन रेंट। एक्वायर की है शॉप रेंट पे, तो इसका मतलब किराया पे करेगा, ऐसा ही है, बोलो। अच्छा जी ठीक है, किराया पे करेगा, तो हमसे रिक्वायर्ड क्या है, रेंट का अकाउंट बना दें। क्या रिक्वायर्ड है जी? रेंट का अकाउंट बना दें। तो रेंट का अकाउंट बना लेते हैं जी, लेकिन ना आप एक मेहरबानी करें और लिख लें स्टेप्स फॉर सॉल्विंग एक्रूअल क्वेश्चन, इंट्रो वाला, ज़रा जल्दी कर लेंगे काइंडली, ये बिल्कुल इंट्रो की बेसिक वाली रिवीजन है। मैंने ज़बानी ये स्टेप्स रिवाइज भी किए थे, अगर आपको याद हो तो। मैंने एक सवाल एक्रूअल वाला जो करवाया था ना, गालिबन स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स में एक एडजस्टमेंट थी जिसके अंदर हमने उसको यूज़ किया था, ठीक है ना, तो मैंने बात रिवाइज की थी, ओके। एनीवेज दोबारा लिख लेंगे, तो लिखें स्टेप्स फॉर सॉल्विंग एक्रूअल क्वेश्चंस। देखें जी, एक्सपेंस जो होता है ना, एक्सपेंस वो प्रीपेड भी हो सकता है और पेएबल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हम एक ही लेजर बना लिए करते हैं। मैंने आपसे कहा था मिसाल के तौर पे कासिम ने जो है वो कई दुकानें खरीदी, कई दुकानें किराए पे ली हुई हैं, किसी का किराया एडवांस में जाता हो, किसी का एरियर में जाता हो, तो एक ही वक्त में रेंट एक्सपेंस के लेजर में प्रीपेड और पेएबल दोनों आ सकते हैं ना, ठीक है ना। इसलिए हम कंसोलिडेटेड सा लेजर बना लेते थे, ठीक है। अच्छा, रेंट एक्सपेंस के लेजर के अंदर अब हमने चीज़ें लिखनी हैं। स्टेप्स की हेडिंग हम दे चुके हैं। स्टेप 1 लिखें, इंट्रो वाला, वी विल राइट ओपनिंग। सवाल के अंदर ईयर हमारा है फॉर द ईयर 31/11 है, तो 1 जनवरी 11 पे ओपनिंग। अगर ओपनिंग एसेट प्रीपेड हो, एक्सपेंस अगर प्रीपेड हो, तो ये एसेट कहलाता है ना, यानी कि हमने अभी सर्विस यूज़ नहीं की होती, पैसे पहले दे दिए हैं, तो ये एसेट होता है। एसेट क्यों होता है, बात शायद हुई भी थी, ये एक राइट होता है टू रिसीव सर्विसेज इन फ्यूचर। और अगर ये एक्सपेंस पेएबल है तो ये एक लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी क्या होती है जी? टू पे कैश इन फ्यूचर। लायबिलिटी ऑब्लिगेशन टू पे, ऑब्लिगेशन टू पे इन फ्यूचर, ठीक है ना। तो अगर एक्सपेंस प्रीपेड है जी, तो एसेट होगा। एसेट को ओपनिंग इस तरफ आता है, ओपनिंग प्रीपेड। बल्कि मैं एक ही सवाल करवाऊंगा, कल डिस्कस कर लेंगे, ये भी होमवर्क में। ये ना समझना कि क्लास जल्दी ख़त्म करनी है। क्लास में जो कुछ सोचा वो नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, वो पढ़ा भी नहीं सकूंगा,
आपको पता ही है, एक खास स्पीड है, बस वही है, उसके ऊपर तो बस मिसिंग करने लग जाती है मेरी और आपकी दोनों की गाड़ी, ये वाली जो गाड़ी चल रही है हमारी सेशन नाम से, ठीक है ना। अच्छा, इंट्रो डिवीजन ओपनिंग लिखेंगे। यकम जनवरी 11 पर ओपनिंग में प्रीपेड है या पेएबल है, बता दो बेटा। ना तो प्रीपेड है ना पेएबल है, क्योंकि यकम फरवरी 11 को तो इसने दुकान किराए पे ली है। तुम कह रहे हो यकम जनवरी पे ओपनिंग में कुछ पड़ा है, ओपनिंग में कुछ नहीं पड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है जी क्वार्टरली रेंट इज पेड। क्वार्टर का एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। और हर क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3। ठीक है, यकम जनवरी 11 को हमारा साल शुरू हो रहा है, 31 दिसंबर 11 पे ख़त्म हो रहा है, और ये क्वार्टर्स हैं साल के, वैसे तो साल के ये क्वार्टर्स हैं, ठीक है। लेकिन अब हमारे साल के हिसाब से थोड़ा ही रेंट एग्रीमेंट बना हुआ है, रेंट एग्रीमेंट का अपना साल है। ये किस दिन दुकान किराए पे ली भाई साहब ने? बोलो। यकम फरवरी 11 में, तो फरवरी मार्च अप्रैल एक क्वार्टर इधर बन जाएगा, फिर मई जून जुलाई दूसरा क्वार्टर यहाँ बनेगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर यहाँ पर, और नवंबर दिसंबर, और अगला साल जनवरी। ठीक है, ये इस तरह से क्वार्टर बनेंगे। अब हर क्वार्टर का किराया भाई क्वार्टर के स्टार्ट में भी पे हो सकता है और उस क्वार्टर के एंड पे भी पे हो सकता है। ठीक है, ये तो हमें सवाल ही बताया करेगा कि एरियर में है या एडवांस में। ये बात याद है आपको कि एक्सपेंस अगर पेएबल है तो इसके अल्टरनेटिव नेम्स और कौन कौन से थे? पेएबल को एक्रूड भी कहते हैं, ड्यू भी कहते हैं, आउटस्टैंडिंग भी कहते हैं, एरियर्स भी कहते हैं, और कोई रह गया हो? एक्रूड, ड्यू, आउटस्टैंडिंग, एरियर्स, और कोई है जी? मेरे जहन में तो इस वक्त नहीं आ रहे, कोई आ जाए तो लिख लेंगे, ठीक है ना। तो ये सभी नाम एक्सपेंस पेएबल के लिए, लेकिन ये खतरनाक बड़े हैं। ये क्रूड हो, ड्यू हो, आउटस्टैंडिंग हो, एरियर्स हो, पेएबल, चलो पेएबल ही है। ये जो अल्फाज है ना, एक और भी है सही जो नॉर्मली इस्तेमाल होता है, मेरे जहन में नहीं आ रहा, पता नहीं दिमाग इस वक्त क्या कहीं और लगा हुआ है। टेंशन हो गई थी ना असल में, आधा घंटा क्लास नहीं ना चल सकी, तो मैं यहाँ पे परेशान बैठा था कि मेरे बच्चे क्या पढ़ेंगे आज, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ कि रिकॉर्डिंग ना हो सकी तो क्या होगा, हम तो जीते जी मर जाएंगे। तो इस टेंशन में ना मुझे वो लफ्ज़ भूल गया। ठीक है, तो अगर ये अल्फाज इनकम के साथ लग जाएं तो रिसीवेबल का मतलब देंगे, और अगर ये अल्फाज एक्सपेंस के साथ लग जाएं तो पेएबल का मतलब देंगे। ये बड़े खतरनाक लफ्ज़ है, ठीक है, सही है ना। अच्छा जी, तो बहरहाल अब प्रीपेड वो एडवांस भी कह देते हैं, ठीक है। अब कहता है कि क्वार्टरली रेंट है 9,000, यानी कि हर क्वार्टर का 9,000 है, तो फिर हर महीने का 3,000 हुआ ना, ठीक है। क्वार्टरली रेंट इज 9,000 एंड रेंट ऑफ ईच क्वार्टर इज पेड इन एडवांस। मतलब यकम फरवरी 11 को 9,000 पे होगा, और ये होगा फरवरी मार्च अप्रैल का, फिर यकम मई को दोबारा 9,000 पे होगा, और ये होगा मई जून जुलाई का, फिर यकम अगस्त को 9,000 पे होगा, ये होगा अगस्त सितंबर अक्टूबर का, फिर यकम नवंबर को 9,000 पे होगा, ये होगा नवंबर दिसंबर, और हमारा साल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम किराया दिए बैठे होंगे 31 दिसंबर 12 वाले साल के भी एक महीने का इसी साल, तो क्लोजिंग में प्री पेमेंट आएगी, यानी एसेट आएगा। ठीक है, अच्छा अब हम तो थे अपने स्टेप्स के ऊपर, वापस चलते हैं स्टेप्स पे। स्टेप 1 वी विल राइट ओपनिंग। स्टेप 2 लिखो, स्टेप 2 लिखो वी विल रिकॉर्ड कैश। स्टेप 2 लिखो जी वी विल रिकॉर्ड कैश। अब नीचे उर्दू में लिखो, कैश रिकॉर्ड करते हुए ये नहीं देखना कि पेमेंट कितना पीरियड कवर कर रही है। जल्दी जल्दी लिखो, कैश रिकॉर्ड करते हुए ये नहीं देखना कि पेमेंट कितना पीरियड कवर कर रही है। अगर हमारे पीरियड में पेमेंट हो गई
तो कैश रिकॉर्ड कर लेना है। अगर हमारे पीरियड में पेमेंट हो गई तो कैश रिकॉर्ड कर लेना है। ठीक है जी। इसका मतलब हम ये चारों पेमेंट्स रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि हमारे पीरियड में हो रही हैं, और हमने इस वक्त नहीं देखना कि ये हमारे साल से आगे की हो रही हैं या हमारे साल में पूरी पेमेंट हो रही है नहीं हो रही। बस हमारे पीरियड में हमारी जेब से कैश निकल गया तो हमने उसको रिकॉर्ड करना ही करना है। तो फिर यकम फरवरी 11 को भी पेमेंट हुई, यकम मई 11 को भी पेमेंट हुई, यकम अगस्त 11 को भी पेमेंट हुई, और यकम नवंबर 11 को भी पेमेंट हुई। तो सब में एक्सपेंस के केस में रिवाइज कराया था ना, एक्सपेंस डेबिट होता है और कैश क्रेडिट, इसलिए मैंने इस तरफ कैश लिखा। याद आ रही हैं बातें? और चारों पेमेंट्स हैं 9,9,9,9,9,000। हाँ 9 नहीं है, 9 है, 9 फौरन ही बेचारे। हाँ, ओके ओके। अच्छा जी, स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 वी विल, देखो, वी विल कैलकुलेट क्लोजिंग बैलेंस। वी विल कैलकुलेट क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा, ये स्टेप 3 ये भी हो सकता है, और स्टेप 3 ये भी हो सकता है कि हम इनकम या एक्सपेंस पहले निकाल दें और क्लोजिंग बैलेंसिंग आए, डाटा के हिसाब से चेंज कर लिया करेंगे। ठीक है ना। बहरहाल फिलहाल तो बिल्कुल बेसिक वाली बात रिवाइज कर रहे हैं। अब नीचे उर्दू में लिखो क्लोजिंग कैलकुलेट कैसे करना है। लिखो क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हुए, क्लोजिंग बैलेंस को कैलकुलेट करते हुए अपने साल की आखिरी पेमेंट को पकड़ लेंगे। क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हुए अपने साल की आखिरी पेमेंट को पकड़ लेंगे। ठीक है जी। और उसकी रेंज चेक करेंगे, और उसकी रेंज चेक करेंगे। फुल स्टॉप। अगर उस पेमेंट की रेंज हमारे साल से पहले रुक जाएगी, अगर उस पेमेंट की रेंज हमारे साल से पहले रुक जाएगी, जरा रुक के सुनना क्या बात कह रहा हूं मैं। इधर देखो, हमारे साल से पहले रुकने का मतलब है कि पेमेंट की हद ही यहाँ तक थी, तो फिर 2 महीने एंड पे क्लोजिंग पेबल बच जाएगा ना। ठीक है। अगर इस पेमेंट की क्या लिखवा रहा था मैं, अगर इस पेमेंट की रेंज हमारे साल से पहले रुक जाएगी तो क्लोजिंग में पेएबल बैलेंस होगा, तो क्लोजिंग में पेएबल बैलेंस होगा, ब्रैकेट में लिख लो लायबिलिटी। और अगर इस पेमेंट की रेंज हमारे साल से आगे निकल जाए, और अगर इस पेमेंट की रेंज हमारे साल से आगे निकल जाए तो क्लोजिंग में प्रीपेड बैलेंस होगा, तो क्लोजिंग में प्रीपेड बैलेंस होगा, ब्रैकेट में लिख लो एसेट। ठीक है। ठीक है बेटा, समझ गए। चलो फिर अप्लाई करते हैं इसको। हमारे साल की आखिरी पेमेंट तो ये है, और ये यकम नवंबर 11 को पे हुई है, और ये पेमेंट खैर से नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीनों की है। तो यहाँ पर खड़े होकर 31 दिसंबर 11 पे
आप फील करोगे एंटाइटल्ड कि अगले साल का पहला महीना किराया नहीं देना लेकिन इस्तेमाल करेंगे ये दुकान, तो एक खुशी का एहसास, एक जो है वो रिलैक्सेशन फील होगी। तो क्लोजिंग में ये प्री पे किया हुआ है तभी तो रिलैक्स, एक खर्चा प्री पे कर दो तो रिलैक्स हो जाते हो कि यार औखे सौखे हो गए, पे कर दिया अगले महीने किराया पहले ही, अब अगले महीने सुकून से दुकानदारी करेंगे, यहाँ पे किराए की टेंशन नहीं है। तो प्री पेमेंट क्लोजिंग डेट पर पड़ी है, तो ये क्या है, एसेट। और एसेट का क्लोजिंग आपको पता है इस तरफ आता है ना। अच्छा मैं तो वैसे ही लिख रहा था 31 दिसंबर 11, पेबल इस तरफ आता है, ठीक है। प्री पेड तो हम यहाँ पर निकालेंगे, और इधर इधर देखना ज़रा क्लोजिंग प्री पेड निकालने का तरीका। वैसे तो यहाँ पर ज़बानी ही पता लग रहा था, लेकिन किराया दिया हुआ है हमें क्वार्टरली, यानी 3 महीनों का किराया 9,000 है, डिवाइड बाय 3 कर दें, 9,000 डिवाइड बाय 3 तो 1 महीने का किराया आ जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा क्लोज। 2 महीने अगर होते प्री पेड तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते जी, कितना 3,000। तो बैलेंसिंग फिगर स्टेप 4 लिखो, बैलेंसिंग फिगर विल बी बैलेंसिंग फिगर विल बी income or expense which will be taken to profit and loss account. Balancing figure will be taken to profit and loss account as income or expense. ये अक्रूवल की इनकम की रिवीजन अच्छे तरीके से और जाके होगी इंशाल्लाह, ये इनकम एक्सपेंडिचर के टॉपिक में जाके, जब सब्सक्रिप्शन इनकम के मुश्किल एडजस्टमेंट्स देखेंगे हम इंशाल्लाह, ठीक है ना। एनीवेज फिलहाल मैंने क्या बोला, स्टेप 4 बैलेंसिंग फिगर विल बी, हाँ विल बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज इनकम और एक्सपेंस। देखो स्टेप्स हैं जनरल, ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, एक्सपेंस में प्रीपेड पेबल होता है, इनकम में रिसीवेबल अनअर्न्ड होता है। कैश रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंस के केस में कैश पेड, इनकम के केस में कैश रिसीव्ड रिकॉर्ड करेंगे। क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, एक्सपेंस के केस में पेबल या प्रीपेड आता है, इनकम के केस में एडवांस यानी अनअर्न्ड या रिसीवेबल हुआ करेगा। और बैलेंसिंग फिगर अगर एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस जाएगा, इनकम है तो इनकम चली जाएगी, ठीक है ना। अब बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है, क्रेडिट साइड पे, कितनी 30। देखो ना सादा सी बात है, अगर 1 महीने का किराया 3,000 है और 11 महीने ये बिल्डिंग इस्तेमाल की है, शॉप इस्तेमाल की, 33,000 ही बनता था ना। मैकेनिज्म ये ऐसा चला कि उसने हमें रेंट एक्सपेंस की फिगर सही दे दी, बैलेंसिंग, जो कि जाया करती है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है जी। तो रेंट एक्सपेंस की फिगर जाया करती है प्रॉफिट एंड लॉस में, और क्लोजिंग जो प्रीपेड हो या पेएबल हो ये जाया करते हैं बैलेंस शीट में। तो ये पेएबल है या प्रीपेड है, प्रीपेड है, तो करंट एसेट जाएगा कहाँ पर जी, बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है जी। करंट एसेट्स में ये रेंट एक्सपेंस, रेंट पेएबल नजर आ जाएगा, ठीक है, तो सही है। चल ठीक है जी, अब अगले 3 सवाल आपके होमवर्क में होंगे, प्लस पास पेपर, पास पेपर 17 है जी, नलतर, ये आपके होमवर्क में है। और दूसरा ये एक्रूवल के 2, 3, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है जी। और फ्रॉम लेक्चर 50 हैंडआउट्स, ठीक है जी, ओके। तीसरा है जी MCQs ऑफ दिस चैप्टर, आपने करके आने हैं सारे, ओके ठीक हो गया। अच्छा MCQs को रहने दो यार, बस ठीक है, फजूल बात है सही, MCQs में वही होना है, सवालों में करके आए हो, ठीक है रहने दो, ओके। हाँ जो पेंडिंग MCQs रह गए हों उनमें से कोई रहता हो तो वो कर लीजिएगा, ठीक है जी। हेडिंग बनाएंगे आप नए चैप्टर की, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी नहीं बना रहे आज हम, वो इंशाल्लाह कल बनाएंगे, बल्कि बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज करनी थी डिविडेंड्स की, वो भी अब कल ही करेंगे, ठीक है। आज सिर्फ मैं आपके साथ इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल की एक आसान सी डिस्कशन कर रहा हूँ, सिर्फ वो सुन के समझ लीजिएगा, सुकून से यहीं पर बोर्ड पे ही समझी जाएगी, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अपने रेक्टिफिकेशन के टॉपिक को प्लस पिछले जो भी टॉपिक्स हैं उनको जो आपने री-एनफोर्स करना हो वो आप कर सकते हैं इंशाल्लाह। नया टॉपिक स्टार्ट तो हो गया है, लेकिन सही मानों में जो सवाल है, टेक्निकल बातें ज़्यादा जो हैं वो कल ही करूँगा मैं, ठीक है जी।
हाई। ठीक है जी। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के अंदर आज हम बात कर लेते हैं जी इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल की। ठीक है। अच्छा जी, शेयर कैपिटल होता क्या है, थोड़ी सी इसकी साइंस, थोड़ी सी इसकी लॉजिक समझते हैं जरा। इधर देखें, कंपनी के अंदर ना हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ओनर्स होते हैं। लोग आते हैं अपना पैसा लेकर, ठीक है, और कंपनी को वो पैसा देते हैं और कंपनी उसके बदले में इनको शेयर सर्टिफिकेट दे देती है। मिसाल के तौर पे एक मिस्टर ए है, ठीक है जी, और वो 50 रुपये लेकर आए, ठीक है जी, और ये मिस्टर ए है, ओके। फिर एक मिस्टर बी है, वो लेकर आए 20 रुपये, ठीक है जी, और फिर मिस्टर सी हैं, वो लेकर आए 30 रुपये, लेट्स। अब जब मिस्टर ए आए तो कंपनी ने उनको 1, 2, 3, 4 और 5 शेयर सर्टिफिकेट्स पकड़ा देने हैं, जिसके ऊपर फेस के ऊपर लिखा होगा 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये। पक्की बेच रहे थे ना जैसे, ठीक है, 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये, ठीक है। इस 10 रुपये को कहा जाता है फेस वैल्यू। क्या कहा जाता है जी? फेस वैल्यू। तो भाई पाकिस्तान के अंदर तो हर शेयर के मुंह के ऊपर 10 रुपये से ज़्यादा कुछ नहीं लिखा जा सकता, यानी पाकिस्तान के अंदर शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये होनी चाहिए। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि 10 रुपये वाली चीज़ 10 रुपये में बेचें, कीमती कंपनियाँ महंगे महंगे शेयर्स भी बेच लेती हैं, वो बात बाद की है, ठीक है ना। और दूसरी बात, सवाल में कभी 1 रुपया आ जाए फेस वैल्यू या 100 रुपये आ जाए तो परेशान नहीं हो जाना। बाहर से भी सवाल उठा लिए जाते हैं, बाहर के मुल्कों में ये रुपया भी हो सकती है, 100 रुपया भी हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन हमारे मुल्क में वैसे फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपये होती है, ठीक है। तो ए को कितने फिर सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे, तो फिर बी को कितने मिलेंगे? 2, ठीक है ना। हर एक के ऊपर क्या लिखा होगा? 10-10 रुपये। और सी को कितने मिलेंगे? बात समझ गए? नाउ दिस इज कॉल्ड शेयर कैपिटल, यानी कि ओनर अपने अपने शेयर को शो करने के लिए सर्टिफिकेट्स लेके जाएंगे ना, ठीक है। हर बंदे का इस कंपनी में शेयर है, इसका 50 रुपये का शेयर है, इसका ये टोटल 100 रुपये कंपनी, टोटल 3 बंदे 100 रुपये, और ये कंपनी 100 रुपये से काम इसने शुरू किया है, 100 रुपये इसमें इन्वेस्ट किए गए हैं। तो इस 100 रुपये में से ए ने 50 शेयर डाला हुआ है, बी ने 20 का और सी ने 30 का। पार्टनरशिप नहीं है, कंपनी है, इसमें बहुत ज़्यादा ओनर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो शेयर्स इशू करती है कंपनी, तो कंपनी शेयर इशू करके उससे कैश रिसीव करती है, ठीक है। अब ये इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल जो है, इसकी थोड़ी सी डिस्कशन है। ये डिस्कशन होपफुली 10 मिनट में ओवर हो जाएगी, सिंपल सी डिस्कशन है, फिर क्लास भी ओवर कर देंगे, ठीक है जी। तो इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल में सबसे पहली चीज़ होती है एट पार। एट पार का मतलब होता है एट फेस वैल्यू, एट पार या एट फेस वैल्यू, एट फेस वैल्यू। एट पार लिखा है मैंने। एक तो ये भी बड़ा मसला आना है ना, आज 2-3 घंटे तक तो ये मसला आता रहता है कि वैल्यू नहीं, वो क्वालिटी नहीं सही हो रही। एट पार और एट फेस वैल्यू, फेस वैल्यू लिखूं, फेयर वैल्यू ना ले लें, ठीक है। इसके अंदर एग्जाम्पल बनाते हैं हम, ठीक है जी। एग्जाम्पल क्या है कि अ कंपनी इशूड, ऐसे ही मैं अभी बनाता जा रहा हूँ, ठीक है ना। अ कंपनी इशूड 50 शेयर्स एट ₹10 each, और द फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज ₹10 ऑल्सो। इसको कहते हैं इशुएंस एट पार या फेस वैल्यू, कि 10 रुपये ही शेयर के मुंह पे लिखा हुआ है और 10 रुपये लेकर एक शेयर भी दे दिया, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल की जर्नल एंट्री अगर करें, जर्नल एंट्री में भूल गया, ओहो। शेयर कैपिटल की जर्नल एंट्री तो आती नहीं थी मुझे इंट्रो के अंदर,
कैपिटल तो ओनर लाता था ना, याद है कुछ? कैपिटल लाने की एंट्री क्या करते थे? कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। ठीक है, अब फर्क सिर्फ यही पड़ा था, मैंने शायद आपको रिवर्जन के स्टार्ट में बताया था कि जिसको हम इंट्रो में कैपिटल कहा करते थे, आज शेयर कैपिटल कहेंगे, क्योंकि देखो आप हर बंदा अपना अपना शेयर लेकर आ रहा है। तो कैश डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट, क्या चीज जी? शेयर कैपिटल क्रेडिट। और इधर देखो कैश कितने शेयर्स हैं? 50। हर एक शेयर कितने का है? 10। तो कंपनी को कितने पैसे रिसीव होंगे? 500। तो कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट 500। ये होगी जनाब एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है जी। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे एक कोई स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लेट्स से होंडा वाले जो, ठीक है, होंडा वालों ने सोचा कि हम गाड़ियां बहुत बना चुके, अब हम जहाज़ बनाना शुरू करते हैं, हवाई जहाज़। ठीक है जी। और उन्होंने हवाई जहाज़ बनाने का एक प्लांट जो है वो लगाने का सोचा, और लोगों से ये कहा कि आप लोग अपने अपने पैसे घरों से लेकर आएं और इन्वेस्टमेंट करें। कर सकते हैं ये काम, ठीक है। अब कंपनी बड़ी स्ट्रांग है, ठीक है ना। अ स्ट्रांग कंपनी इशूड, यहाँ पे तो नंबर 2 कर देंगे ये एग्जाम्पल। अ स्ट्रांग कंपनी इशूड लेट्स से 120 शेयर्स, ऐसे एग्जाम्पल है, ठीक है ना। 120 शेयर्स एट ₹15 ईच। और अगली बात सुनो, द फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज ₹10। ठीक है। अब भाई क्या ये मुमकिन है? यस ऑफ कोर्स मुमकिन है। होंडा वाले दे तो 10 रुपए वाला पर्चा रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं आने वाले मोजिज मेहमानों से, बस इसी साइड पे रखें जी, कैमरा उस तरफ अब नहीं जानना, बस ये सिर्फ डिस्कशन हो, ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं आने वाले मोजिज ओनर्स से कि भाई 10 रुपए का शेयर है, देंगे 15 रुपए में। अब लेने वाले भी भागम भाग ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है होंडा बड़ी ज़बरदस्त मजबूत स्ट्रॉन्ग कंपनी है भाई, ठीक है। तो इस कंपनी के तो पहले गाड़ियां भी बड़ी अच्छी बिकती थी और बड़ी अच्छी गाड़ी बनाते थे, ये हवाई जहाज़ भी अच्छा ही बनाएंगे। तो इन्होंने इंशाल्लाह कुछ ही अरसे में मार्केट में बड़ा नाम कमा लेना, बड़े डिविडेंड मिलने हैं, इनके शेयर की प्राइस तो पता नहीं आसमानों को छूने लग जाएगी। 200-300 का यही शेयर बिकेगा जो आज 15 का ले रहे हैं, तो लोग भागम भाग ले लेते हैं। लेकिन इस इशुएंस को कहा जाता है एट प्रीमियम। क्या कहा जाता है जी? एट प्रीमियम। एट प्रीमियम। तो इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल है एट प्रीमियम। मैंने कहा एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है जिसने, इधर देखो, 10 वाला शेयर 15 रुपए का इशू कर दिया। अब ऐसी कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर आपको इक्विटी के अंदर ऐसे होगा, शेयर कैपिटल नजर आएगा 500 का, और फिर रिटेन्ड अर्निंग्स पड़ी होंगी, ठीक है ना। सही है। अच्छा, अब इसकी बात करें तो इसको देखो 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 देखो, साथ साथ नोट करने की बीमारी साइड पे रखो। कैश कितना आएगा इनको? कितने शेयर इशू किए हैं जी? 120, और हर एक शेयर 10 का आया, 15 रुपए लाया, हर बंदा 15 रुपए लाया, तो उसको एक शेयर मिला, कितना हो गया? 1800 रुपए से कैश तो हो गया डेबिट। अब आज की सबसे अहम बात, शेयर कैपिटल अकाउंट में उसूल क्या है? लॉ कहता है, और अकाउंटेंट्स भी इस पर मुत्तफिक हैं, कि शेयर कैपिटल के अकाउंट के अंदर शेयर की फेस वैल्यूज ही जाती हैं, ना उससे कम ना ज़्यादा। रूल की बात है ये एज अ रूल है कि शेयर कैपिटल में तो हमेशा शेयर की फेस वैल्यू ही जाएगी, ठीक है जी, ओके। शेयर कैपिटल में हमेशा
फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स ही जाएगी। ओके, ना कम ना ज़्यादा। अब मसला क्या हो गया? मसला ये हो गया कि हमें 120 शेयर्स आए हैं और हमने अगर उसमें फेस वैल्यू हम डालें सिर्फ तो 120 इंटू ₹10 कितना बनता है? 1200 रुपया। अब ये एंट्री टैली नहीं हो रही तो शेयर प्रीमियम नामी एक नया अकाउंट ओपन होगा, ठीक है जी, और बैलेंसिंग फिगर उसके अंदर चली जाएगी 600। बैलेंसिंग भी लिख सकते हो आप 120 इंटू ₹5 भी लिख सकते, ठीक है। और भाई ये शेयर कैपिटल ही है समझो। कौन लाया? ओनर। ये घर से 15 रुपए घर से कौन लाया था? ओनर। तो ये 15 ही तो बंटे पड़े हैं, तो शेयर कैपिटल भी ओनर घर से लाया है, शेयर प्रीमियम भी ओनर घर से ही लाया है, ठीक है। बस फर्क क्या होगा, ऐसी कंपनी की जो बैलेंस शीट होगी उसकी जो इक्विटी होगी, इधर देखो 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 सारे, उस इक्विटी में शेयर कैपिटल भी नजर आ रहा होगा और साथ ही शेयर प्रीमियम भी नजर आएगा 600। और ये कंपनी की स्ट्रेंथ शो कर रहा होगा कि यार बड़ी मजबूत कंपनी है कि लोगों ने 10 वाली चीज 15, 16, 17 देकर इनकी खरीदी थी, ठीक है। तो इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम भी हो सकता है। और कोई मातड़ सी कंपनी हो, मलंग लिमिटेड भाई कह रहे हैं, ठीक है जी, तो उनको डिस्काउंट भी देना पड़ सकता है, ठीक है जी। एग्जाम्पल से ही हम तो समझेंगे बात। अब वो देखा भाई एक बंदे ने कि यार होंडा वालों ने हवाई जहाज बनाना शुरू किया, कंपनी के लिए पैसे मांगे लोग, 10 रुपये के अगेंस्ट 15 ले आए। तो एक बंदे का दिल किया, उन्होंने कहा चलो यार मैं भी ये काम करके देख लेता हूँ, ठीक है। कंपनी उसकी चल रही थी लेकिन लॉसेज में थी। उसने लोगों को कहा भाई पैसे लेकर आए, और उसने 10-10 रुपए के शेयर अपनी प्रिंटिंग मशीन से प्रिंट करके रख लिए, ठीक है। और उसने कहा जी मुझे ना बस चाहिए कोई यही कोई, आप ले आए जी 100 शेयर्स, ठीक है। लेकिन जब उसने ऐसी को बात सोची ना, ऐसी तो देखो, ऐसी को बात सोची ना 15 रुपए का एक शेयर दें, तो अगलों ने कहा सॉरी भाई हम तो 10 में भी लेने पे तैयार नहीं है आपका शेयर। अब मजबूरन उन्होंने कहा चलो अच्छे दिन तो आएंगे ही, मेहनत करते हैं, ठीक है। तो वीक कंपनी इशूड 100 शेयर्स एट ₹8 ईच, यानी एट डिस्काउंट। क्या मतलब भाई, शेयर की फेस वैल्यू पर तो हमेशा ही पाकिस्तान में रूल क्या है, 10 लिखा होगा। अब एक चीज के ऊपर 10 लिखा मतलब वो 10 की चीज है ना। अब वो 10 की चीज कितने में दे रहे हैं? 8 में बेचारे दे रहे हैं, ठीक है। तो वीक कंपनी इशूड 100 शेयर्स एट ₹8 ईच, द फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज ₹10, ठीक है जी। अब एंट्री क्या होगी भाई, कैश। कितने शेयर्स? 100 शेयर्स आए, हर एक के बदले 8 रुपए। 100 शेयर्स इशू किए ना, हर एक के बदले 8 रुपए आए, तो कितने आ गए भाई कैश? 800। उसूल की बात क्या है? उसूल की बात क्या है बोलोगे? शेयर कैपिटल में क्या आता है हमेशा? हमेशा शेयर की फेस वैल्यू ही आती है। मैंने उसूल लिख दिया आपको, ये स्टार। यहाँ पर शेयर कैपिटल का उसूल था ना, शेयर कैपिटल के लिए हमेशा ही ये उसूल है, इसमें तो फेस वैल्यू ही आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब 1000 से शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया। अब बैलेंस नहीं हो रही है एंट्री, तो 200 रुपये का डिस्काउंट एक्सपेंस हो जाएगा। क्या होगा जी? अच्छा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ नज़र आना है कहाँ नहीं आना है, इसकी डिस्कशन फिर किसी वक्त कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल तो मैं बना ही सिर्फ क्या रहा था, बैलेंस शीट। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट के अंदर भी इक्विटी में नज़र आएगा शेयर कैपिटल ओनली, ठीक है जी, और वो भी कितने पे? 1000 पे। और रिटेन्ड अर्निंग्स होगी, शेयर प्रीमियम नहीं पड़ा होगा। और ये एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, एक्सपेंसेस इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं, ठीक है ना, ये वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है जी। तो ये है इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल। इंशाल्लाह कल डिविडेंड की बात करके बाकायदा तौर पे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी को शुरू करेंगे और
बेसिक बेसिक शायद पूरा भी हो जाए वो, ठीक है। आसान सा टॉपिक है, 4 से 5 दिन लगते हैं उसमें, ठीक है जी। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। होमवर्क के अंदर आपने 17 नलतर करना है, एक्रूअल के 2 3 4 शॉर्टकट्स, शॉर्टकट्स कह रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं लेक्चर 50 के हैंडआउट से, और कोई पेंडेंसीज है तो उनको रिमूव कर लीजिएगा। आमिर भाई उधर से एक बार लगा के इनको फिर यहाँ पे स्टॉप कर दीजिएगा, ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।